रुपए में भरपेट खाना खिलाएंगे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। गांधीनगर में आज की जन रसोई की शुरुआत, अपने परिवार के बुजुर्गों से करवाया कैंटीन का उद्घाटन। 29वें दिन भी जारी किसानों का प्रोटेस्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर ठंड में अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट कर रहा किसान का बेटा, बोला कानून वापसी तक इसी रूप में करूंगा प्रोटेस्ट। प्लॉट्स फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव का पूर्वी दिल्ली के फैक्ट्री मालिकों ने किया स्वागत। कहा इससे फैक्ट्री मालिकों और सरकार दोनों का होगा फायदा, सरकार का बढ़ेगा रेवेन्यू। दिल्ली में सुबह शाम लगातार गिर रहा पारा। बढ़ती ठंड में रैन बसेरे का लिया जायजा। रैन बसेरे में लोगों को ठहरने और कोरोना बचाव के पूरे इंतजाम। और नर्सरी में एडमिशन न लिए जाने पर प्राइवेट स्कूल नाराज, बोले प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, गाइडलाइंस जारी करके एडमिशन करवाए दिल्ली सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाएंगे गौतम गंभीर। आज गांधीनगर में जन रसोई की शुरुआत की गौतम गंभीर ने। इसका उद्घाटन अपने परिवार के बुजुर्गों से करवाया और साथ में खड़े रहे। दिल्ली वालों को अब 1 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इसके लिए उन्हें 1 रुपए का कूपन खरीदना होगा। इसके बाद उन्हें कुर्सी टेबल पर बैठाकर भोजन कराया जाएगा। इसके लिए पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 4000 स्क्वायर फीट जगह पर एक कैंटीन और बैठने की जगह तैयार की गई है। प्रसिद्ध क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर के प्रयास से शुरू हो रही इस जन रसोई की शुरुआत 24 दिसंबर को है, यानी कि आज से है। जन रसोई की कैंटीन में बैठकर भी भोजन करना पड़ेगा। भोजन को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कैंटीन में ही पूरा भोजन तैयार कराया जाएगा। कैंटीन में एक बार में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा और एक-एक सीट छोड़कर लोग इस कैंटीन में भोजन ग्रहण कर सकेंगे। शुरुआत में यहां 12 बजे से 2 बजे तक भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके बाद परिस्थितियां देखकर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। गौतम गंभीर पहली जन रसोई गांधीनगर में शुरू कर रहे हैं और दूसरी 26 जनवरी को अशोकनगर में शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ अच्छा चला तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अपने लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की हर विधानसभा में एक-एक जन रसोई खोल सकते हैं। आपको बता दें कि इस जन रसोई को खोलने में आ रहा पूरा खर्च गौतम गंभीर अपने स्तर पर उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम 500 लोगों को रोज़ खाना खिलाएंगे, 1 रुपये में थाली देंगे और लेकिन 50 लोगों को भी एक समय में अंदर खाना खिलाएंगे खड़ा होके। उसके बाद जो वो बाहर जाएंगे कूपन सिस्टम से, तो जो 50 लोग बाहर खड़े होंगे उनको अंदर बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पर 100 लोगों को अंदर बुला लेंगे। अगर यहाँ 50 लोग खाना खा सकते हैं एक समय में, तो पहले 50 खाएंगे, जब उनका ख़त्म हो जाएगा खाना तब दूसरे आएंगे। देखिए, 1 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाएगा, लेकिन सर्विंग एक ही होगी। ऐसा नहीं कि आप बार बार खाना ले सकते हैं। 1 रुपये में आपको एक ही बारी एक प्लेट में भरपेट खाना मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। हम यहाँ पर 500 लोगों को खाना खिलाने की सोची है हमने, तो इसलिए एक बारी में आप एक ही सर्विंग ले सकते हैं। 1 रुपये हमने इसलिए चार्ज रखा था क्योंकि जब आपको क्रॉकरी, यूटेंसिल्स या फिर यहाँ की सफाई करनी होगी, तो फिर उसके लिए अगर आप 500 रुपये दिन में जो लेंगे वो उन लोगों को देंगे, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो यहाँ पर सफाई करेंगे या फिर जो आपके बर्तन हैं उनको धोएंगे। इसके बाद अगली जो किचन खुलेगी वो मयूर विहार ज़िले में खुलेगी और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे। हमारी जो अभी वो है कि हम चाहते हैं कि कम से कम 5 या 6 किचन खुल जाएँ, लेकिन जो अगली खुलेगी वो मयूर विहार ज़िले में। इस तरह का शुरू तो होता है योजना, लेकिन आगे चल के बंद हो जाता है। देखिए, वो तो समय ही बताएगा ना आपको कि बहुत लोगों ने शुरू करा लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज शुरुआत है और आप आके देख भी सकते हैं कि ये आगे चालू रहेगा या बंद होगा। मोदी सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट आज 29वें दिन भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बॉर्डर पर विजय हिंदुस्तानी नाम का एक ऐसा युवक प्रोटेस्ट में शामिल है जो अर्धनग्न होकर इस भयंकर ठंड में इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभा रहा है। युवक का कहना था कि वो किसान का बेटा है, लिहाजा किसानों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे इन कानूनों का विरोध करना उसका फर्ज बनता है। आपको बता दें कि विजय हिंदुस्तानी नामक इस युवक ने अपने शरीर पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम टैटू करा रखे हैं। युवक का कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाते वो इस प्रोटेस्ट में इसी अर्धनग्न अवस्था में शामिल रहेगा।
चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो जाए। वहीं किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। ये लगभग 26 दिनों से हम इस प्रोटेस्ट में, और मैं जिला शामली से आया हूँ। और ये काले कानून वापस, क्योंकि हमारे परिवार किसान हैं, हम किसान परिवार से हैं, और हम ये कहने से है सरकार की किसानों के बीच में आतंकवादी घुसे हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को, किसान आतंकवादी नहीं है और ना ही किसान आतंकवादी पैदा करता। आतंकवादी जो है कहीं ना कहीं सरकार के बीच में है, जो कि किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। और कहीं ना कहीं किसान जो करता है, अन्न पैदा करता है देश के लिए, किसान जवान पैदा करता है जो बॉर्डर पर खड़ा है देश का, वो पैदा करता है किसान। किसान से बड़ा देशभक्त ना तो है और ना हो सकता। अपने खेत में भी पानी चलाते हैं, तब भी सर्दी कहाँ लगती है जी, हम तो किसान हैं, हमें सर्दी कहाँ लगेगी। जो भी शहीद जवान शहीद होता है उसका नाम तुरंत ही अपनी पीठ पे उतारने का डिसीजन क्या, जब तक सरकार नहीं मानती है, जब तक ये ऐसे ही उठाएंगे तब तक कोई सुनेगा ही नहीं। जब तक ये कल रात को लिखे गए हैं, ये हमने कम से कम 20 लेटर के करीब लिखे हैं, अलग अलग मैसेजेस है हर लेटर पर। पूर्वी दिल्ली के फैक्ट्री मालिकों ने दिल्ली सरकार के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि ऐसे करने से व्यापारियों और सरकार दोनों का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड का अधिकार मिलने के बाद एक तरफ फैक्ट्री मालिक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अब सीधे बैंकों से लोन ले पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास विभाग बोर्ड ने राजधानी के फैक्ट्री मालिकों को बड़ी राहत देने की ओर कदम बढ़ाए हैं। सीएम केजरीवाल के निर्देश पर उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों और भूखंडों को फ्री होल्ड स्वामित्व को मंजूरी देने का फैसला किया है। दिल्ली गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है। व्यापारियों के लिए समय समय पर ये चेंज आनी चाहिए। लीज खोलना व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यापारी समझते हैं कि ये चीज़ हमारी हो गई है। जब तक लीज नहीं होती है व्यापारी भी दुविधा में पड़ा रहता है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अच्छा एक्शन लिया है और ये अच्छा एक्शन पास करके जो भेजा है, और हमें आशा है, सब व्यापारी आशा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको पास कर देगी। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द प्रैक्टिकल में आए। बवाना है, विश्वास नगर है, झिलमिल है, पटपड़गंज है, अगर ये एरिया को सबको खोल देते हैं तो इससे इस एरिया की रौनक भी बढ़ जाएगी और इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इससे गवर्नमेंट को भी लाभ होगा, इससे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू भी मिलेगा, तो दोनों के लिए फ़ायदा है। और समय समय पर ये एक्शन गवर्नमेंट को लेने चाहिए। केजरीवाल सरकार ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको कोऑपरेट कर रही है। देखो ये आजकल सारे व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं, सारे मरे हुए हैं। जितना लॉसेस हुआ है, अगर फ्री होल्ड लीज कर देती है तो इससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है। जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने लेटेस्ट करा है, लीज पे अभी भवाना खोला है, इसी तरीके से विश्वास नगर, झिलमिल और पटपड़गंज जितने भी इंडस्ट्री इलाके हैं, इनको लीज खोल दे तो बहुत बढ़िया बात है। करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट करना चाहिए चीज़, और सेंट्रल भी करना चाहिए काम। तो उम्मीद है कि दिल्ली गवर्नमेंट कैसे कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको पास कर देगी। उम्मीद पूरी है व्यापारियों को, इससे बहुत राहत मिलेगी व्यापारियों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ठंड के मौसम में निराश्रित लोगों को राहत देने के लिए शासन प्रशासन रैन बसेरों का संचालन करवाते हैं, पर चूंकि कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है, इसलिए बदले हुए हालातों में रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसका सीसीएन संवाददाता अमन ने जायजा लिया। कस्तूरबा नगर में जायजे के दौरान हमने पाया कि रैन बसेरों में लोगों के ठहरने के पूरे इंतजाम हैं। 2 टाइम खाना भी दिया जा रहा है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम भी किया गया है। रैन बसेरे के केयरटेकर ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का रैन बसेरे में पूरी तरह पालन किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा ठीक से इंतजाम है। यहाँ पे 15 से 20 लोग रुक रहे हैं और 2 टाइम इनके लिए खाना आता है, सुबह शाम, और नहाने की व्यवस्था है। गीजर लगा हुआ है, गद्दे हैं, बेडशीट हैं, पिल्लो हैं, कंबल हैं। किसी को 2 चाहिए, 4 कंबल है, कोई मना नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर पूरे इंतजाम हैं। यहाँ पर रुकने के लिए जितने मर्जी 50 आदमी आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे पहले 50-60 लोग रुक रहे थे, अभी 15-20 लोग रुक रहे हैं, क्योंकि काम धंधे की थोड़ी मारामारी है, तो इसलिए लोग अपने घरों में, ज़्यादातर अपने घरों में है। हाँ, बीमारी का भी है, सोशल डिस्टेंस भी दिखाना है, तो हम 20 लोगों को तो सुला ही रहे हैं।
बाकी रैक्सियो होता है रात में तो भेज देते हैं आगे कहीं पर। हाँ, दिन में भी आते हैं लोग, जैसे कल 4-5 लोग थे परसों, तो दिन में भी आते हैं, रुकना चाहें तो दिन में भी रुक सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अगले सत्र के लिए नर्सरी में एडमिशन न लिए जाने के प्रस्ताव का प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि एडमिशन पर रोक न लगाकर दिल्ली सरकार को विशेष गाइडलाइंस जारी करके एडमिशन करवाने चाहिए। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहना है कि ये समय नर्सरी एडमिशन के लिए होता है। दिल्ली सरकार को नर्सरी एडमिशन पर रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि दिल्ली सरकार गाइडलाइंस जारी करके दाखिला करवाए, सभी स्कूल उसका पालन करेंगे। गौरतलब है कि सरकार ने शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दिया है कि नए सेशन में नर्सरी के एडमिशन न लिए जाएं और उससे अगले वर्ष के सेशन यानी 2022-23 में 2 बैच में एडमिशन लिए जाएं। एक बैच नर्सरी और दूसरे बैच में 2021-22 सेशन में छूटे बच्चों का और इन्हें केजी में दाखिला दिया जाए। वहीं इस प्रस्ताव पर प्राइवेट स्कूल और पेरेंट्स विरोध में हैं। देखिए, दिल्ली सरकार का इस प्रकार का फैसला लेना और सोचना ही गलत है। कारण ये है कि जितने भी दाखिले होते हैं नर्सरी एडमिशन के, इन दिनों में उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और सारा ऑनलाइन होता है। पेरेंट्स स्कूलों में आते नहीं हैं, बच्चे स्कूलों में आते ही नहीं हैं। कुछ ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूलों से प्रोस्पेक्टस लेके जाते हैं, अदरवाइज तो सब आजकल ऑनलाइन होता है। तो ऐसी स्थिति में एडमिशन के प्रोसेस को टाल देना और ये कह देना कि 2 साल 22-23 में ये प्रोसेस हम करेंगे, तो किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। या तो ये प्रोसीजर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो, नहीं तो हमारे जो दिल्ली के बच्चे हैं वो 2 साल पिछड़ जाएंगे। सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे और ये किसी भी हालत में अगर सरकार करती है तो हम इसका विरोध भी करेंगे। बात स्कूल के घाटे और नफ़े की नहीं है, बात इसकी है कि जो बच्चे इस समय 3 साल के हो गए उनको हम नर्सरी में लेके आते हैं, अगले साल वो केजी में चले जाएंगे, बस फर्स्ट में जाते हैं। तो वो जो बच्चा आज 3 साल का, क्या उसे हम 5 साल का होने के बाद नर्सरी का कोर्स कराएंगे? तो बच्चा जो 2 साल पिछड़ जाएगा, जो बच्चे को आज सीखना चाहिए तो 2 साल बाद सीखेगा। आप बल्कि खुद ये देखें कि केंद्र सरकार ने खुद नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नर्सरी एडमिशन है, नर्सरी जो है उसको स्कूलिंग का हिस्सा माना है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली वालों को 3 साल तक अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ और सीलिंग से राहत देने को कांग्रेस ने चुनावी हथकंडा करार दिया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि राहत सिर्फ 3 साल के लिए क्यों दी गई। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास बातचीत। दिल्ली एनसीआर विशेष अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन 1 जून 2014 से पहले बनी है, केंद्र सरकार ने उसको राहत दी है कि आगामी आने वाले 3 वर्षों में उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई, कोई हथौड़ा चलने की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अवैध निर्माण के पक्ष में हैं। यह रिलीफ केवल पुराने अवैध निर्माण जो हो चुके हैं उनको राहत दी गई है, नए अवैध निर्माणों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। और मैं सीसीएन चैनल को विशेष रूप से बधाई देता हूं। सबसे पहले आपके चैनल ने ये पिछले हफ्ते ये मुद्दा उठाया था, जो इस हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैंने भी आश्वस्त किया था आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसकी विशेष चिंता केंद्र सरकार ने की है। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। 31 दिसंबर 2020 को दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ का जो अध्यादेश जारी था उसकी तारीख खत्म हो रही थी। मैंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि दिल्ली वालों को राहत दी जाए और उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र को मजबूरी में यह अध्यादेश पास करना पड़ा और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, क्योंकि 2022 में नगर निगम के चुनाव हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए यह अध्यादेश उनको मजबूरी में चालू करना पड़ा, जो कि राष्ट्रपति को भेजा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल के लिए क्यों किया गया? क्यों ना जब तक अब तक की जितनी प्रॉपर्टी है जो अनऑथराइज है उसको रेगुलाइज कर दिया जाए और आगे से दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगी अब उसको रोका जाए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की बजट बैठक में पार्षदों ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए चौथी और 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को टैबलेट या लैपटॉप देने की मांग की है। शिक्षा समिति के चेयरमैन रोमेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने यमुना खादर में 17 बच्चे चिन्हित किए हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। इनके लिए पोटा केबिन की व्यवस्था वो करवाने जा रहे हैं। वहीं टीचर्स और डॉक्टर्स को समय पर सैलरी न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बजट बनाकर भेज रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को हम टैबलेट दे सकें। बजट की मीटिंग में हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने एक सुर से एक तो चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों के लिए टैबलेट या लैपटॉप देने की मांग करी कि जिससे कि हम निगम के स्कूल के बच्चों का शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके, क्योंकि आजकल कोरोना काल के चक्कर में सभी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो रही हैं तो कई बच्चों पर लैपटॉप और नहीं है, तो इसलिए हम निगम के स्कूलों के स्तर को और अच्छा सुधारना चाहते हैं। उसके लिए हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने एक सुर में चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों को लैपटॉप देने की मांग करी। इसके अलावा जो सुझाव तो ये है कि शिक्षा का जो भी स्तर हम सुधार सकते हैं और ज़्यादा, जैसे कि अभी इसमें यमुना खादर में जो पूर्वी दिल्ली का यमुना खादर लगता है उसमें लगभग हमने 1700 बच्चे चिन्हित किए जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ से स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो उसके लिए हमने हमारे सदस्यों ने बजट की मांग की वहाँ खादर के बच्चों के लिए, जिससे कि वहीं पर हम पोटा केबिन में या टेंट में स्कूलों को चला सकें, जिससे कि दिल्ली में रह रहे यमुना खादर के बच्चों को भी, किसानों के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। कोरोना काल में सरकार ने जनता को जो सुविधाएं दी थीं उनमें से एक ये भी थी कि अगर आपकी गाड़ी की आरसी या लाइसेंस रिन्यू होना है तो अभी उसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। बार बार ये तारीख बढ़ाई जाती रही और अब ये रियायत 31 दिसंबर तक ही है। अब सरकार की तरफ से जारी नए नियमों में कहा गया है कि नई गाड़ियों की आरसी और लाइसेंस 31 दिसंबर से पहले रिन्यू कराने होंगे। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो आप उसे 31 दिसंबर से पहले ही रिन्यू करा लें। इस बारे में जब हमने सूरजमल विहार अथॉरिटी का जायजा लिया तो पाया कि वहां पहले के मुकाबले अथॉरिटी में भीड़ बढ़ गई है और गेट पर एंट्री के टाइम सैनिटाइजर या थर्मल स्कैनिंग की कोई सुविधा नहीं है। लोगों के अनुसार कभी कभी सर्वर काफी स्लो चलता है। वहीं आम जनता स्टाफ के व्यवहार पर भी नाखुश नजर आई। आरसी रिटर्न हो गया तो उसके लिए आया था। तो कैसे काम किया जा रहा है? सर्वर ठीक है अंदर या नहीं? सर मैं तो जिस गेट जो ही काउंटर था उस पर सही चल रहा है, उस पर काम हो रही है। भीड़ थी क्या अंदर? भीड़ ज़्यादा नहीं है अंदर में। भीड़ नहीं है? नहीं है। सर्वर की नहीं, काम ही नहीं करने राजी करे, भीड़ बहुत है, हम नहीं कर रहे। अंदर भीड़ है? हाँ कह रहे। किस लिए आए हुए थे? मेरा IDP का लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, और ये मैंने इनसे पूछा है, कह रहे हमारे पास टाइम नहीं, हम अभी कल आना, और बंदे दूर से आ रहे हैं वगैरह, कल आना। काम तो चल रहा है, 20-25 आदमी है, ज़्यादा नहीं है। देखिए मास्क वगैरह सबने लगा रखे हैं, बाकी भीड़ की वजह से पब्लिक थोड़ा मानती तो है नहीं। अच्छा, आप अंदर गए थे, क्या गेट पर हाथ सैनिटाइज या थर्मल स्कैन की गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया गया। अंदर सैनिटाइजर की सुविधा कहीं मेरी नोटिस में नहीं आई। पहले की रिपोर्ट थी उसको मैं कटवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अंदर भीड़ कितनी है? थोड़ी भीड़ है या नहीं अभी? अब भीड़ नहीं है। ये भी करवाने आया था, IDTR से ट्रेनिंग करके आया हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग 100% कहेंगे उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वो कर रहे हैं। भीड़ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं, अभी आराम से काम हो जाता है। भैया स्टाफ काम नहीं कर रहा इनका। स्टाफ में 3-3 आदमियों को 1-1 घंटा लगा देते हैं। ये लाइन को जानबूझ के लगवाते हैं। दलालों के काम कर रहे हैं, दलालों के काम साइड से पकड़ लेते हैं। जो जानकार है जी, जानकार है। ये हमारा चलान हुआ था, मेरा नोएडा में जमा हुआ था चलान लाइसेंस, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। ये 2019 में मैंने लाइसेंस को वो करा था, जमा कराया था वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी में। ऑनलाइन साइट चल रही है? ऑनलाइन साइट चल रही है। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच भी किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। वहीं प्रदर्शन स्थल पर किसानों को सर्दी से बचाव की सुविधाओं का इंतजाम भी किया जा रहा है। आज हमने बढ़ती सर्दी के बीच किसान किस तरह रात गुजार रहे हैं इसका जायजा लिया। इस दौरान हमने पाया कि बढ़ती सर्दी के बीच किसानों के लिए कैंप की सुविधा दी गई है। कैंप में गद्दा, रजाई, बेडशीट, पानी से लेकर सभी सामान्य सुविधाएं मौजूद हैं। सर्द हवा से बचाव के लिए कैंप बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसे लगभग 250 कैंपों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं बढ़ती सर्दी में नहाने के लिए या खाना बनाने के लिए ठंडा पानी भी एक चुनौती बन रहा था। इसको लेकर किसानों को लगभग 250 से 300 देसी गीजर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे गर्म पानी की सुविधा किसानों तक पहुंचाई जा रही है। ये देसी मेड गीजर गाजीपुर बॉर्डर पर जगह जगह लगे हुए हैं।
ये जो कैंप ये इधर बॉर्डर पर गाजीपुर पे लगाए गए हैं, ये संगत की तरफ से हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की जो हमारी संगत है, हमारे किसान भाई हैं जो हमारे इंडिया के खासकर, तो वो सब ये डोनेट कर रहे हैं। तो हमारा इकट्ठा संघर्ष है, क्योंकि ये किसी एक का तो है नहीं है, और जो कुछ संस्थाएं हैं वो भी इसको हेल्प कर रही हैं। तो ये जो है ये पूरी संगत की तरफ से लगाए गए हैं उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि रात को परेशानी बहुत होती है, मौसम बहुत सर्द है। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंसान को रात के लिए चाहिए, पानी, कंबल और बिस्तर, और जो कुछ यहाँ पर हम फर्स्ट एड का भी ध्यान रखते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो तो यहीं पर एक बंदा वॉलंटियर रहता है। सर ये जो गीजर है ये पंजाब का देसी जुगाड़ है। ये जो हमारी एक किसान यूनियन की संस्था है उनकी तरफ से यहाँ पे भेजे गए हैं कि जितने हमारे किसान यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम है और सर यहाँ बिजली का तो कोई है नहीं, क्योंकि मेन रोड हाईवे पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये देसी जुगाड़ भेजा गया कि इसमें आग जलाकर किसानों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो पाए, तो वो स्नान वगैरह कर सकें आराम से। ये आपके सामने देसी टाइप का गीज़र है। इसमें आप आग जलाओ, एक साइड से पानी डालो ठंडा, दूसरी साइड से गर्म हाथों हाथ निकलता है। एक बार ये फुल हो जाए गर्म, उसके बाद आप डालते जाओ, साथ के साथ निकालते जाओ। ये तो भाई साहब सेवा है। कुछ पंजाब से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, और करीब नहीं तो ये 200-250 तो होंगे। के लिए ये लकड़ी से बना है, लकड़ी से गर्म पानी होता है। जैसे खासतौर जैसे गांव में कहीं लाइट नहीं आती, कुछ नहीं आता, फिर गांव में यही करा जाता है। गांव में हर जगह उबले होते हैं, पाथी होती हैं, लकड़ी होती हैं, गांव में जंगलों में उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।